सब्बार रशीद के डिवीज़न बेंच ने वैध और अवैध नियुक्तियों को अलग करने और बाबत जवाब मांगा था, लेकिन एसएससी कोई जवाब नहीं दे पाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भ्रष्ट तरीके से नियुक्ति किए गए चिन्हित लोगों की नियुक्ति को अवैध करार दिया गया है। वहीं दूसरी हेडलाइन है कि न्यायालय के फैसले से ममता बनर्जी जो हैं बंगाल की मुख्यमंत्री, वो सहमत नहीं है, लेकिन कह रही हैं कि पालन करूंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वे न्यायपालिका का बहुत सम्मान करती हैं, जजों का सम्मान करती हैं, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य करार देने संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले से वे सहमत नहीं है, फिर भी कोर्ट के आदेश का पालन करेंगी। ममता ने कहा कि न्यायपालिका का नियम है कि जज की आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन मानवता के दृष्टिकोण से हम किसी फैसले पर अपना विचार रख सकते हैं। कृपा करके किसी तरह का भ्रम पैदा ना करें, मानवीय दृष्टिकोण से कह रही हूं। शीर्ष अदालत ने राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त विद्यालयों के 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया है। सीएम ने गुरुवार को नवान्न में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही थी। 3 महीने में नई नियुक्ति जो है वो ममता ने तय किया लक्ष्य। अगर इस हेडलाइन के तले हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने के एसएससी नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में वर्ष 2016 का जो नियुक्त पैनल रद्द करने के आदेश के बाद करीब 26,000 लोगों की नौकरी चली गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी रद्द कर दोबारा 3 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिलहाल इन्हीं 3 महीनों को लक्ष्य बनाया है। गुरुवार को राज्य सचिवालय नवान्नों में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि अदालत ने 3 महीने के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। हम यह करेंगे। एसएससी एक इंडिपेंडेंट संस्था है। मैंने शिक्षा मंत्री को अपने विचारों से अवगत कराने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एसएससी जैसा उचित समझेगी वैसा ही करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रक्रिया जल्द शुरू हो। ममता ने कहा 25,000 का अलग मामला है और यह अलग। कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला 25,000 पर निर्भर करता है। हमने अब तक अन्य रिक्तियों की घोषणा नहीं की है। जब अधिसूचना जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। ममता ने यह भी कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह शीघ्र हो, ताकि कोई निष्क्रियता के कारण उनका भविष्य बर्बाद न हो। वहीं अगर तीसरी बड़ी खबर हम देखना चाहें तो देश में आज एक बड़ी खबर है कि राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया है। ये जो टॉपिक है ये हमारा सेंट्रल टॉपिक होगा आज के पूरे दिन के डिस्कशन में, लेकिन फिलहाल एक बार ऊपरी तौर पर नजर डाल लेते हैं इस मामले पर। तो राज्यसभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक जो है 2025 और मुसलमान वक्फ विधेयक को करीब 13 घंटे की चर्चा के बाद विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में विधेयक में संशोधन के खिलाफ 95 मत पड़े, जबकि सरकार के पक्ष में 128 वोट पड़े। अब ये विधेयक पारित करने के लिए मंजूरी के लिए राष्ट्रपिता के पास भेज दिया जाएगा। राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। इसके पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पहले सरकार और फिर संसद की संयुक्त समिति ने विभिन्न पक्षों को व्यापक विचार विमर्श किया और इसके जरिए वक्फ बोर्ड को समावेशी बनाया गया। लोकसभा में पारित हो चुके विधेयक पर रिजिजू ने दावा किया कि इस विधेयक के जरिए वक्फ मामलों में मुसलमानों के अलावा किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। वहीं कहा गया कि इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि किसी और का भी इसमें हस्तक्षेप है, वो पूर्णतः निराधार है। दूसरी ओर विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार से देश में धर्मनिरपेक्ष माहौल बनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में गरीबी से लेकर और भी कई समस्याएं हैं जिनके खिलाफ जंग जरूरी है और ये विधेयक समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाएगा। वहीं अगर ट्रंप और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के 1.7 अरब डॉलर डूबे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ की घोषणा की थी, लेकिन आदेश में 27% टैरिफ लगाया गया है। वहीं अमेरिका को पहले दिन ही ट्रंप टैरिफ का मजा चखने को मिल रहा है। गुरुवार को अमेरिका के शेयर बाजार 5% तक टूट गए, जिससे निवेशकों के लगभग 1.7 खरब डॉलर डूब गए। सबसे ज्यादा नुकसान विदेश से आने वाले विदेशी सामान बनाने वाली एप्पल और
नाइकी और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों को हुआ। इसके अलावा कनाडा ने अमेरिका से आयातित कारों पर 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा की। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिका में किसी भी तरह का निवेश रोकने की घोषणा कर दी। हालांकि भारत अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर स्थिति में है, क्योंकि अन्य देशों की तुलना में भारत पर लगाया गया शुल्क कम है। अगर इस टैरिफ से हम देखने की कोशिश करें कि किसको सबसे ज़्यादा नुकसान है, तो सबसे ज़्यादा असर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और रत्न आभूषण उद्योग पर पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 0.41% और गहनों पर 2.12% टैक्स था, लेकिन 27% टैक्स लगाने से भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में उत्पाद बेचना महंगा हो जाएगा। ऑटो पार्ट्स व एल्यूमिनियम उद्योग इस 27% टैक्स के दायरे में नहीं आए हैं। इन पर पहले से 25% का टैक्स लागू है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगली खबर जो है वो 30 अप्रैल से स्कूल में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा की गई है। तो गर्मी जो है वो भारत में और खासकर कोलकाता में बढ़ रहा है। भीषण गर्मी के मद्देनजर प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में गर्मी की छुट्टियां बढ़ गई हैं। 30 अप्रैल से छुट्टी शुरू होगी, जो पहले मई से दूसरे सप्ताह तक होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि तापमान में बढ़ोतरी और उष्मा के कारण राज्य का शिक्षा विभाग 30 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करेगा। नवन्नों में मुख्यमंत्री ने कहा कि मई के दूसरे सप्ताह में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने की सामान्य प्रथा के बजाय विभाग प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए अवकाश को पहले 30 अप्रैल से घोषित करने संबंधी नोटिस जारी करेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग का इस संबंध में बाद में नोटिस जारी करेगा। उल्लेखनीय है कि शहर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले सप्ताह से पारा लगातार बढ़ रहा है। मौसम कार्यालय के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आप इस वक्त देख रहे हैं सनमार्ग नेटवर्क का ये शो तमाशा, जो कि एक अखंड पाठ है खबरों का। आपने तमाम किस्म की लाइव स्ट्रीम देखी होगी। अगर आप इस वक्त जुड़ रहे हैं तो हमारी कोशिश है कि हम खबरों का लाइव स्ट्रीम करें इस तरीके से, जिस तरीके से इस वक्त डिजिटल मीडिया में भाग दौड़ मची हुई है कि हम फर्स्ट, उसके पीछे किस तरह की गलतियां हो सकती हैं इस भागा दौड़ी में और क्या असर पड़ता है पब्लिक पर इस चीज़ का। हम चाहते हैं कि आप इस बात को समझें। ये जो स्क्रीन का एक पर्दा है, इस पर्दा के इस पार हम आपको लाने की कोशिश कर रहे हैं इसके थ्रू। अगली रिपोर्ट है हमारे पास हमारे साथी विशाखा तिवारी द्वारा नौकरी खोने वाले शिक्षकों के ऊपर, जहां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ने नौकरी उम्मीदवारों को झकझोर कर रख दिया है, वहीं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूरे पैनल को रद्द करने की खबर सुनकर सहन नहीं कर पा रहे हैं लोग। कई उम्मीदवार मीडिया के कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगे। उनका कहना है कि प्लीज मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मेरा एक बेटा है। अन्य बेरोजगार व्यक्ति ने कहा कि जहां आरजीकर मामले में दोषियों की सजा माफ कर दी जाती है, ऐसा लगा जैसे हमें वहां मौत की सजा दे दी गई है। क्या हम परीक्षा देने लायक उम्र के हो गए हैं? हमें बिना किसी जुर्म के सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2016 शिक्षक भर्ती मामले में अपना फैसला सुनाया। पूरा पैनल रद्द कर दिया गया, लेकिन योग्य और अयोग्य की सही पहचान नहीं हो सकी। कुछ अपात्रों की पहचान की गई है, वे अब परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। वेतन 12% ब्याज दर पर वापस करने की भी बात की गई है। शेष 20,000 पात्र अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ सकेंगे। यह फैसला सुनकर शिक्षक और शिक्षाकर्मी रो पड़े। उनमें से कुछ ने यह दावा करना जारी रखा है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। एक उम्मीदवार ने कहा कि मैं आज तक कभी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं रहा। वहीं अगर हम अगली खबर की ओर रुख करें तो 7 अप्रैल को बेरोजगार हुए शिक्षकों से मिलेंगे मुख्यमंत्री। वर्ष 2016 के एसएससी की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दी गई है। इसके चलते करीब 26,000 नौकरियां रद्द हुई है। एक ओर जहां सीएम ने माकपा और भाजपा पर निशाना साधा, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों के साथ खड़े हुए और होते हुए उन्होंने कहा कि अपना धैर्य न खोएं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि हम हमेशा उन लोगों के साथ खड़े हैं और हमेशा उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। हम जानते हैं अगर चाह है तो राह है। हम इस फैसले को सकारात्मक रूप से ले रहे हैं। हमारे पास इच्छा है, हम सकारात्मक रूप से कार्य करेंगे। 7 अप्रैल को वह बेरोजगार हुए शिक्षकों से मिलेंगी। सीएम ने कहा कि मैंने सुना कि शिक्षक मायूस हैं। अगर कोई एक घटना घटी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हम लोग नहीं चाहते हैं कि एक भी ऐसी दुर्घटना हो
नौकरी वंचितों के लिए जस्टिस पाने के लिए डिप्राइव टीचर एसोसिएशन बना है। उन लोगों ने शिक्षा मंत्री से निवेदन किया है कि वे लोग इस जगह एकत्रित होना चाहते हैं। उन्होंने मुझे मुख्य सचिव, लॉयर समाज के गणमान्य अगर उपस्थित होते हैं तो वे खुश होंगे। उन लोगों ने नेताजी इंडोर स्टेडियम बुक किया है। मैं 7 अप्रैल को नेताजी इंडोर स्टेडियम में जाऊंगी। साथ ही अगली खबर है कि 3 महीने में करनी होगी नई नियुक्ति, ममता बनर्जी ने तय किया है लक्ष्य। सुप्रीम कोर्ट के जो एसएससी नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में वर्ष 2016 का नियुक्ति पैनल रद्द करने का मामला है, उसमें आदेश के बाद करीब 26,000 लोगों की नौकरी चली गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी रद्द कर दोबारा 3 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिलहाल इन्हीं 3 महीनों को लक्ष्य बनाया है। गुरुवार को राज्य सचिवालय नवान्नों में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि अदालत ने 3 महीने के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। हम ये करेंगे। एसएससी एक इंडिपेंडेंट संस्था है। मैंने शिक्षा मंत्री को अपने विचारों से अवगत कराने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एसएससी जैसा उचित समझेगा वैसा ही करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रक्रिया जल्दी शुरू हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री से पूछा गया कि क्या नौकरी चाहने वाले भी नई भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। इसके जवाब में ममता ने कहा कि 25,000 का अलग मामला है और ये अलग। कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला 25,000 पर निर्भर करता है। हमने अभी तक अन्य रिक्तियों की घोषणा नहीं की है। जब अधिसूचना जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। ममता ने यह भी कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह शीघ्र हो ताकि कोई निष्क्रियता के कारण उनका भविष्य बर्बाद ना हो। मैं मानवीय तरीके से सबके साथ खड़ी हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों की नौकरी गई है उनमें से 11,610 9वीं और 10वीं कक्षा में और 5,596 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ा रहे थे। ममता ने कहा कि कक्षा 9वीं से 12वीं उच्च शिक्षा का प्रवेश द्वार है। बहुत से लोग माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का रिकॉर्ड देख रहे हैं। ममता ने पूछा, अगर लगभग 26,000 नौकरियां खत्म हो गई तो स्कूल में कौन पढ़ाएगा। वहीं अगली खबर हमारे पास जो है वो है विकास रंजन को नोबेल क्यों मिल रहा है। ममता का इस पर तंज आया है। ममता बनर्जी ने नियुक्ति भ्रष्टाचार के लिए भाजपा और सीपीएम को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया है। सीएम ममता ने सवालिया लिहाज से यह पूछा है कि अगर जज पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसकी सजा ट्रांसफर कर दी जाती है, तो बंगाल में एसएससी में यही नीति क्यों नहीं अपनाई गई आखिर। मेरा यह मानना है कि यह सब बीजेपी और सीपीएम ने किया है क्योंकि वे बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने वकील तथा वाम सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं वाकई हैरान हूं। यह विकास रंजन है जिन्होंने केस दर्ज कराया था। अगली खबर को ओर बढ़ते हैं, जहां स्कूल में पढ़ाई पर संकट प्रतिबंधन चिंतित। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में काम कर रहे 26,000 शिक्षकों और ग्रुप सी व डी कर्मचारियों की नौकरी रद्द कर दी गई है। इस निर्णय से पूरे राज्य के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर संकट मंडराने लगा है। स्कूल प्रशासन, शिक्षक और विद्यार्थी सभी अनिश्चितता में हैं क्योंकि इस फैसले के कारण कक्षाओं का संचालन, परीक्षाओं की समीक्षा और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल और प्रशासनिक अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित है कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों की अनुपस्थिति में स्कूल का संचालन कैसे किया जाएगा। राज्य भर के कई स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भारी कमी हो गई है। उदाहरण के लिए भवानीपुर मित्रा इंस्टीट्यूशन के प्रधानाध्यापक राजा दे ने बताया कि उनके स्कूल में बंगाली और गणित विषय पढ़ाने वाले 2 शिक्षक नौकरी खो चुके हैं। ऐसे में इन कक्षाओं का संचालन अन्य शिक्षकों में बांटना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वे पहले से ही अपने नियमित कर्तव्यों में व्यस्त हैं। चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन हाई स्कूल फॉर गर्ल्स की नौकरी बची है। क्या है मामला? तो कोलकाता हाई कोर्ट ने एसएससी मामले में फैसला सुनाया ही था। पहले फैसले मामला है कि फैसले में कैंसर जैसी बीमारी से सोमा दास की नौकरी बहाल रखी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा पैनल खारिज कर दिया है और 25,752 शिक्षकों की नौकरियां चली गई, लेकिन एकमात्र शिक्षिका सोमा दास की नौकरी बच गई। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के भी दर से सोमा दास खाली हाथ नहीं लौटी। सोमा दास बीरभूम के नल्हाटी 1 ब्लॉक में
मधुरा हाई स्कूल की बंगाली शिक्षिका हैं जो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ चुकी हैं। 2016 एसएससी भर्ती दूसरे शिक्षकों की नौकरियां जाने से सोमा काफी दुखी हैं। सोमा दास ने सनमार्ग से कहा है कि मैं कभी नहीं चाहती कि दूसरे लोगों की नौकरियां जाए। ये फैसला मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूरे पैनल में काफी अन्य लोग योग्य थे। मैं चाहती उनकी नौकरी वापस मिले। सरकार और कमीशन की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ। कमीशन की ओर से सटीक तथ्य नहीं दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने योग्य और अयोग्य को अलग अलग करने को कहा था, लेकिन कमीशन ऐसा नहीं कर पाया, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला लिया है। सोमा साल 2016 में 9वीं 10वीं कक्षा शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट हुई थी। हालांकि मेरिट लिस्ट में नाम रहने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली थी। हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया गया था। अपनी कानूनी लड़ाई के दौरान फरवरी 2019 में सोमा को कैंसर का पता चला। उनके कैंसर का इलाज चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद सोमा ने अपनी लड़ाई जारी रखी और कोलकाता की सड़क पर बैठकर दिन रात नौकरी की मांग करते हुए धरना दिया। उनकी दुर्दशा तत्कालीन जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के ध्यान में लाई गई। उस समय जस्टिस गंगोपाध्याय ने राज्य सरकार से सोमा को नियुक्त करने को कहा। वर्ष 2022 में आयोग ने उनका आवेदन स्वीकार करते हुए नल्हाटी के मथुरा जिला स्कूल में उनकी नियुक्ति की, जहां वह अभी भी पढ़ाती हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के जस्टिस देवांशु बासक और जस्टिस मोहम्मद सब्बार रसीदी के खंडपीठ ने भी सोमा को छूट दे दी, जबकि उनके पूरे पैनल को उनके फैसले में रद्द कर दिया गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां मुर्शिदाबाद में 3200 शिक्षकों की नौकरी गई है। मुर्शिदाबाद के 3200 शिक्षकों की नौकरी चली गई। फैसला सुनाए जाने के बाद जिले के विभिन्न स्कूलों में माहौल बदल गया। फरक्का के अर्जुनपुर हाई स्कूल के 36 शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, जो जिले में किसी भी स्कूल के लिए सबसे अधिक संख्या है। स्कूल सूत्रों के अनुसार स्कूल में कुल शिक्षकों की संख्या 67 है। 36 शिक्षकों की नौकरी चली जाने से स्कूल चलाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भगवान गोला गर्ल्स स्कूल में शिक्षकों की कुल संख्या 56 है। यहाँ 21 लोगों की नौकरी चली गई। स्कूल के प्रिंसिपल दीपवंता राय ने कहा कि कल से परीक्षा शुरू होगी। अब वे इस बात को लेकर चिंता में हैं कि स्कूल के प्रशासनिक और शैक्षिक पहलुओं पर प्रबंध कैसे करें। भगवान गोला के बगादुरपुर स्कूल में भी 17 शिक्षकों की नौकरी चली गई है। जिले के विभिन्न स्कूलों में ये संख्या 1 से 10 तक है। एक दिन नौकरी खोने वाले कई शिक्षक और शिक्षाकर्मी स्कूल के सामने सड़क पर बैठकर रोते नजर आए। एक शिक्षक ने बताया कि उसकी पत्नी, उसका एक छोटा बेटा और बुजुर्ग माता पिता हैं। नौकरी की आय एकमात्र स्रोत थी उसके कमाई का, भरण पोषण का। पश्चिम बर्धमान जिले में भी इससे अछूता नहीं है मामला, जहां जिले में लगभग 100 से अधिक शिक्षकों की नौकरी जाएगी। अकेले दुर्गापुर में 12 शिक्षकों की नौकरी जा रही है। आसनसोल सहित अन्य स्कूलों से शिक्षकों की नौकरी जानी निश्चित है। वहीं अगली खबर है कि रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द चालू हो। गुरुवार को एसएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माकपा की ओर से कहा गया कि पश्चिम बंगाल सरकार को आवश्यक कदम उठाने होंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिक्त पड़े 26,000 शिक्षकों के पदों पर जल्द नियुक्ति की जा सके। ऐसा नहीं होने पर राज्य की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि राज्य के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी क्योंकि संख्या में शिक्षकों की नौकरी चली गई है। सलीम ने कहा कि कोर्ट के निर्देश को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे, क्योंकि दावा किया गया है कि ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी कर शिक्षा व्यवस्था को धूमिल किया है। सलीम ने कहा कि तकरीबन 26,000 टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की नौकरी जाने के कारण तकरीबन 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह देखना होगा कि किसकी गलती पर इतनी भारी संख्या में नौकरियां गई है। उन्होंने कहा कि माकपा ने कभी यह दावा नहीं किया कि सभी को अवैध तरीके से नियुक्ति मिली है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां कैंसर पीड़ित सोमनाथ की भी नौकरी चली गई है। एक पैर से दिव्यांग होकर भी सोमनाथ ने हाई जंप में जीता था स्वर्ण पदक। कैंसर ने उससे पहले ही खेल के क्षेत्र में सफलता के शिखर से नीचे गिरा दिया था और अब उसे अचानक नौकरी छोड़ने की नोटिस मिल गई है।
नदिया के सोमनाथ मालो पर मानो एक तरीके से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उनकी गलती क्या है, जो उनसे उनका एक सहारा, जीने का जो सहारा है, वो छीन लिया गया है। साल 2002 में सोमनाथ मालो ने हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता और दक्षिण कोरिया में भारतीय तिरंगे को फहराते हुए देश का नाम रोशन किया था। इस जीत के बाद घर वापसी करने पर ही सोमनाथ मालो को पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। हालांकि साल 2016 में उसे काफी प्रयासों के बाद स्कूल में क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। इस नौकरी के सहारे किसी तरह उनका जो है वो इलाज चल रहा था, परिवार का गुजारा चल रहा था। गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर करीब 26,000 लोगों की नौकरियां रद्द कर दी गई। सोमनाथ को भी इससे रियायत नहीं मिली। नदिया के वीरनगर हाई स्कूल के ग्रुप सी में काम करने वाले सोमनाथ मालो अब चिंता में डूब गए हैं और परिवार कैसे चलेगा, इस बात का बोझ उनके सर सीधे आ गिरा है। अब वह इस लाइलाज बीमारी का इलाज कैसे करवाएगा, इससे उनके परिवार, पत्नी, बेटी, उन सब पर क्या असर पड़ा है। साथ ही 3 साल की उम्र में गलत इलाज के कारण वह विकलांग हो गए थे। हालांकि जिंदगी से उन्होंने जंग जारी रखा। सभी बाधाओं के बावजूद सफलता के शीर्ष पर पहुंचने का सपना सोमनाथ ने देखा था और उन्होंने हाई जंप में कोरिया में भारत का तिरंगा लहराया। साथ ही भारत के लिए प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने राष्ट्रगान गाया और भारतीय तिरंगा फहराया था। जीवन में इस तमाम संघर्षों के बावजूद सोमनाथ के छोटे से परिवार के साथ बेटी के बेहतर भविष्य के सपने देख रहे थे सोमनाथ, मगर अब सब कुछ मानो अंधकार में डूब गया है। उनकी पत्नी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उनका कहना है कि अगर बीमारी में उचित इलाज नहीं हो पाएगा तो वह कैसे जिंदा बचेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर कोलकाता से है, जहां वित्त वर्ष 2024-25 में कमर्शियल टैक्स डायरेक्टरेट ने कुल 66,500 करोड़ का राजस्व संग्रह किया है, जिसमें 46,893 करोड़ अकेले पश्चिम बंगाल राज्य जीएसटी से प्राप्त हुए। ये जो राशि है पिछले साल 2023-2024 की तुलना में 11.4% अधिक है। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक राजस्व में इस वृद्धि का जो श्रेय है वो रिटर्न डेटा की सख्त निगरानी, डेटा एनालिटिक्स के उपयोग, राज्य सरकार के कर अनुपालन सुधार के प्रयासों और कर चोरी प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों पर की गई सख्त परिवर्तन कार्रवाइयों को दिया जा सकता है। राज्य सरकार की नीतियों और तकनीकी नवाचारों के चलते कर संग्रह में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि सख्त कर अनुपालन और निगरानी तंत्र के आने वाले वर्षों में भी राजस्व में सकारात्मक वृद्धि बनी रहेगी। वहीं अगली खबर है कि फर्जी दस्तावेज पर खरीदे गए सिम कार्ड को बेचता था विदेश में कोई। क्या है ये मामला, आइए जानते हैं पूरी खबर में। महानगर में फर्जी दस्तावेज पर खरीदे गए सिम कार्ड को विदेश में साइबर ठगों को सप्लाई करने वाले गिरोह के सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना आमद स्ट्रीट थाने इलाके की है। अभियुक्त का नाम चंद्रकांत दास है। पुलिस ने उसे हुगली के सिंगूर में पकड़ा है। गुरुवार को अभियुक्त को अदालत में पेश करने पर उसे 10 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अभियुक्त राजा बाजार इलाके में कैंप लगाकर लोगों को सिम कार्ड बेचता था। आरोप है कि सिम कार्ड बेचने के दौरान ये लोगों के फिंगरप्रिंट सहित केवाईसी दस्तावेज एकत्रित कर लेता था और फिर उनके आधार पर कई सिम कार्ड खरीदकर ऊंची कीमतों पर विदेश में बेचता था। आरोप है कि अभियुक्त इसी तरीके से 9.18 लाख रुपए की सिम कार्ड बेच चुका है। वहीं अगली खबर है कि महिला ने सौतेली बेटी को बीच सड़क पर छोड़ा। जोड़ा बगान की सेक्स वर्कर के संगठन ने किया बच्ची का उद्धार। पूरा मामला है कि कोलकाता घूमने आई किशोरी को उसकी सौतेली मां बीच सड़क पर छोड़कर भाग गई। रास्ता पर भटकते भटकते 23 वर्षीय किशोरी सोनागाछी इलाके में पहुंच गई थी। उसे सड़क किनारे बैठा देख वहां मौजूद सेक्स वर्करों के बच्चों द्वारा बनाए गए एनजीओ अमरा पद्धति के सदस्यों ने उसे उद्धार किया। बुधवार की सुबह आमरा पद्धति की सदस्य कोहिनूर बेगम ने जोड़ा बगान के रेड लाइट इलाके में एक बच्ची को बैठे देखा। संदेह होने पर वह लड़की के पास गई और उनसे पूछताछ की। पूछताछ में लड़की ने बताया कि उसकी सौतेली मां उसे घुमाने के बहाने सुबह कोलकाता ले आई थी। उन्होंने उसे पार्क सर्कस क्षेत्र में
यह कहते हुए छोड़ दिया कि वह 2 मिनट में वापस आ जाएगी। कई घंटे बीत गए पर उसकी सौतेली मां वापस नहीं आई। घर लौटने के प्रयास में लड़की ने पार्क सर्कस मैदान से हावड़ा स्टेशन तक की बस पकड़ी। हावड़ा से वह उल्टी दिशा में चलते हुए सोनागाछी इलाके में पहुंच गई। उसके बाद आम्रपाली ने पूरे मामले की सूचना बाल संरक्षण आयोग और जोड़ाबागान पुलिस स्टेशन को दी। बाद में पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। बाल संरक्षण आयोग इस पूरे मामले की जांच करेगा। अगली खबर है कि राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि रामनवमी जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। राज्यपाल, बंगाल के राज्यपाल ने ये बात कही है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तृणमूल कांग्रेस सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य में रामनवमी का जो त्यौहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से मने, इस बात को सुनिश्चित करे। इसके लिए कहा गया है कि वो उचित कदम उठाए। एक बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई है। बोस ने सरकार को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त बल तैनात करने के लिए निर्देश दिया है। राज्य भवन की ओर से कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्सव में किसी भी तरह का बाधा न आए, राज्यपाल ने राज्य सरकार को सख्त सलाह दी है कि वह पूरे राज्य में रामनवमी शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए सभी एहतियात कदम उठाए। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार को यह सलाह भी दी गई है कि वह राज्य के किसी भी हिस्से में किसी भी अप्रिय घटना के बारे में राज्य भवन को तत्काल सूचित करे। अगली खबर जो है वो है कि फ्लैट का फर्जी दस्तावेज बनाकर बैंक से लिया गया 60 लाख का लोन, केएमसी स्कूल का शिक्षक गिरफ्तार। क्या है पूरा मामला? महानगर में नए फ्लैट का फर्जी दस्तावेज बनाकर बैंक से 60 लाख रुपए का लोन लेकर धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने केएमसी के एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। घटना ठाकुरपुकुर थाना इलाके की है। अभियुक्त का नाम अभिजीत गुरोई है। वह पुरलिया का रहने वाला है और नरेंद्रपुर इलाके में रहकर केएमसी के स्कूलों में पढ़ाता था। पुलिस ने उसे नरेंद्रपुर इलाके से पकड़ा है। गुरुवार को अभियुक्त को अदालत में पेश करने पर उसे 8 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले एक प्रमोटर जब अपने ग्राहक को फ्लैट की रजिस्ट्री करने पहुंचा तो उसे रजिस्ट्री ऑफिस में बताया गया कि जो वो फ्लैट है वो पहले से ही रजिस्टर्ड है। इसके बाद ठगी का पता चलने पर उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि प्रमोटर के फ्लैट से फर्जी दस्तावेज बनाकर रजिस्टर्ड कराया गया है। उस फ्लैट के दलील के एवज में बैंक से बड़ा बाजार के अमरतला लेन स्थित बैंक में गिरवी रखकर 60 लाख का लोन लिया गया था। उस रुपए में से 26 लाख रुपए अभिजीत गुरोई के अकाउंट में गए थे। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि अभिजीत पेशे से केएमसी स्कूल का शिक्षक है। वह विभिन्न मकान में फर्जी दस्तावेज बनाकर उससे पहले रजिस्ट्री करवाता था और फिर उस फ्लैट के दस्तावेज को बैंक में गिरवी रखकर लोन लेकर ठगी को अंजाम देता था। यह सब कुछ वह प्रमोटर के फर्जी हस्ताक्षर के जरिए अंजाम देता है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने अभियुक्त को नरेंद्रपुर इलाके से गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस अभियुक्त से पूछताछ कर रही है, मामले की जांच कर रही है। अगली खबर जो है वो मुकुंदपुर से है, जहां मुकुंदपुर स्थित मृतक दंपति के फ्लैट से 2 सुसाइड नोट बरामद हुए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस बार उन नोटों की लिखावट की जांच की जाएगी, यानी इस बात की जांच की जाएगी कि दोनों नोट दुलाल पाल और रेखा पाल ने लिखे थे या नहीं। दंपति के नोट में उनके बेटे और बहू पर उंगली उठाई है। हालांकि उनकी आत्महत्या के संबंध में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस दोनों नोटों की लिखावट की जांच के बाद इस संबंध में आगे की कार्रवाई करेगी। 66 साल के दुलाल और 58 साल के रेखा के शव मंगलवार रात मुकुंदपुर स्थित उनके फ्लैट से बरामद किए गए। दुलाल का शव फ्लैट के डाइनिंग रूम में लटका हुआ मिला, वहीं रेखा का शव जो है वो बेडरूम से लटका हुआ था। अगली खबर है कस्बा से, जहां कस्बा थाना अंतर्गत बोसपुकुर रोड इलाके के मकान में आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल के एक इंजन ने आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह 10:20 में मकान में आग लगी और ये देख लोगों ने तुरंत जो है सूचना वो पुलिस को दी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही चैत्र माह का छठ महापर्व आज यानी शुक्रवार को संपन्न हो गया है। देश के
अलग अलग राज्यों में छठ पूजा के लिए नदियों और तालाबों के किनारे बने घाटों पर व्रती महिलाओं, उनके परिवार के सदस्यों ने उदयमान सूर्य की पूजा की और 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का पारण किया। इसी के साथ संध्या और सुबह के सूर्य के अर्घ के लिए कोलकाता के सबसे पुराने घाट बाबू घाट में छठ व्रतियों और छठ मैया के भक्तों का तांता लगा रहा। बता दें कि 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत 1 अप्रैल को नहाए खाए के साथ हुई। वहीं आज छठ महापर्व धूमधाम से संपन्न हुआ। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी अपने परिवार की छठ व्रतियों के साथ डाला सूप लिए बाबू घाट पहुंचे। इस दौरान घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहे। वहीं युवाओं में छठ को लेकर काफी उमंग देखने को मिला। खरना का पालन करने के बाद चैती छठ का पहला अर्घ जो है वो गुरुवार की शाम को दिया गया। गुरुवार की शाम कोलकाता महानगर के बाजे कदम तल्ला, सर्वमंगला घाट, दही घाट, आर्मेनियन घाट, छोटेलाल घाट, हावड़ा के रामकृष्णपुर घाट, नामक कोला घाट, बाधा घाट, शिवपुर घाट, लिलुआ और गौशाला घाट पर छठ व्रतियों की भीड़ उमड़ी। इस प्रकार ही हुगली के विभिन्न गंगा घाटों, बैरकपुर के गांधी घाट, टीटागढ़ के गलासक्कल घाट, गरुलिया के बाबू घाट और कांकीनाड़ा, जगदल, हलियासर व नहटी के गौरीपुर गंगा घाट पर भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर अस्तल भगवान भुवन भास्कर को अर्घ देकर पूजा अर्चना की। काफी संख्या में छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने इस दिन मंदिरों व तालाबों में पहुंचे और तथा विभिन्न विधान पूर्वक छठ मैया की पूजा अर्चना कर डूबते सूर्य को पहला अर्घ दिया। इसे लेकर आयुषी कुमारी और अनन्या सिन्हा ने कहा कि यह एक ऐसा पर्व है जिसे युवा काफी पसंद करते हैं। इस खास मौके को हम अपने परिवार के साथ मनाने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। वहीं स्वीटी जायसवाल ने कहा कि छठ जो है वो परिवार को जोड़ता है। जो लोग कामकाज के लिए बाहर रहते हैं वे अपने घर लौट कर आते हैं। इस पर्व की सबसे खास बात यही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बेलघड़िया पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। क्या है मामला? बेलघड़िया में तृणमूल कर्मी रेहान खान की हत्या के मामले में छानबीन के क्रम में सामने आया है कि उसकी हत्या के लिए 2 तरह के अगन्य अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, मौत सुनिश्चित करने के लिए उसे 3 गोलियां मारी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रेहान को पॉइंट ब्लैंक रेंज के पीछे सिर में 2 गोलियां और फिर पीछे गले पर 1 गोली मारी गई। माना जा रहा है कि इस कारण ही वह गोली चलने की आवाज़ लोगों को नहीं सुनाई दी। रेहान को गोली मारकर अभियुक्त वहां से भाग निकले थे। युवक कई घंटे ऐसे ही पड़ा रहा। सुबह कुछ लोगों ने जब उसे रक्तरंजित अवस्था में पाया तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित करार दिया। प्राथमिक छानबीन में सामने आया है कि एक जमीन को लेकर के व्यावसायिक शत्रुता के कारण ही रेहान की हत्या की गई। हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं से भी मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने मामले में एक सीसीटीवी फुटेज से 5 अभियुक्तों को चिन्हित किया है, जिनमें 4 अभियुक्त अभिजीत दास उर्फ अभी 30 साल का, उमर मंडल 28 वर्षीय, मृत्युंजय चक्रवर्ती उर्फ रीजू 25 वर्षीय व सुशांत रॉय 34 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया गया है। बैरकपुर कोर्ट में उन्हें पेश किया गया गुरुवार को। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां नईहाटी निवासी एक युवक की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तस्वीर। इलाके में हड़कंप मच गया है। तस्वीर में युवक अपने पास कई हथियार लिए दिख रहा है। ये हथियार देसी बंदूकें हैं। हाथ में कारतूस के साथ एक 9mm की पिस्तौल भी है। आरोप है कि युवक को इलाके में देखा गया है, जिससे इलाके के लोग पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों ने इस पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। आरोप है कि वह तस्वीर साहिल आलम की है, जो नईहाटी पालिका के 10 नंबर वार्ड का रहने वाला है। हालांकि सनमार्ग ने वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि जो है वो सनमार्ग नहीं करता। इस तस्वीर को लेकर इलाके के तृणमूल नेताओं का कहना है कि साहिल आलम का पार्टी से कोई संपर्क नहीं है। मूल रूप से जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है
वह उत्तर प्रदेश की है। दूसरी ओर भाजपा दावा कर रही है कि सरेआम युवक हथियारों के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल रहा है। इससे यह साबित होता है कि उसे पुलिस का कोई खौफ नहीं है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां रूट के सवाल पर अधूरा रह गया हावड़ा रामनवमी का जो मामला है, आज फिर उस पर सुनवाई होनी है। हावड़ा के रामनवमी जुलूस को लेकर के दायर जो रूट है उस पर सुनवाई बृहस्पतिवार को अधूरी रह गई थी। आयोजक और सरकार रैली के रूट को लेकर के सहमति नहीं बना पा रहे हैं। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने आदेश दिया कि अब इसकी सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी। अलबत्ता रामनवमी को लेकर के जो दायर मामलों में जस्टिस घोष ने कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी है। हावड़ा में रामनवमी मामले के लिए विश्व हिंदू परिषद और अंजनी सेना की तरफ से आवेदन किया गया है। पुलिस से उन्हें अनुमति मिल गई है, पर पुलिस ने उनकी तरफ से प्रस्तावित रूट को खारिज कर दिया है। इसी सवाल पर हाई कोर्ट में रिट दायर की गई है। राज्य सरकार की तरफ से बहस करते हुए एजी किशोर दत्त की दलील थी कि राज्य सरकार के पास रूट तय करने या इससे बदलने का अधिकार है। इसके जवाब में जस्टिस घोष ने सवाल किया कि पिछले साल अनुमति देने के बाद इस साल क्यों नहीं दे रहे हैं हम। एजी की दलील थी कि पिछली बार हाई कोर्ट से मिले आदेश का उल्लंघन किया गया था। 500 की जगह 5000 लोग शामिल हुए थे। इसके जवाब में एडवोकेट सुवीर सन्याल की दलील थी कि अगर राह में लोग आकर जुड़ जाते हैं तो भला उसे कैसे रोका जा सकता है। इस बार उनकी दलील है कि 1000 लोगों से ये रैली शुरू की जानी है। राज्य सरकार रैली को काजीपाड़ा और मलिक बाजार से गुजरने देने के पक्ष में नहीं है। उनकी दलील है कि पिछले साल इन क्षेत्रों में फसाद हुआ था। राज्य सरकार की तरफ से रैली के लिए 2 रूट का प्रस्तावना रखा गया है। अब इसकी सुनवाई शुक्रवार को होगी। इसके अलावा मिदनापुर पश्चिम और सालतोरा में रामनवमी रैली निकाले जाने की अनुमति दी गई है। अगली खबर जो है वो जलजमावड़ा से परेशान बावनगाछी सी रोड के लोगों ने 3 घंटे का अवरोध किया है। पूरा मामला है कि बेलगछिया भगाड़ में हुई त्रासदी के बाद जगह जगह जल जमाव की स्थिति बन गई है। इसमें बावनगाछी का सी रोड भी अछूता नहीं है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों ने गुरुवार की सुबह से ही सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 3 घंटे तक सड़क अवरोध किया गया। इस दौरान रोड पर बसों व अन्य वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। बाद में पुलिस व प्रशासन के आश्वासन पर जाम हटाया गया। कथित तौर पर लिलुआ थाना क्षेत्र के सी रोड इलाके में कई दिनों से नाली का गंदा पानी जमा होने के कारण स्थानीय लोगों ने गुरुवार की सुबह से बनारस रोड को जाम कर दिया। इससे आवागमन जो है वो बंद हो गया था। घेराबंदी करीब 3 घंटे तक चली। स्थानीय महिलाओं ने सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। लिलुआ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, फिर सड़क जाम जो है वो फिर भी नहीं हटा। तभी हावड़ा सिटी पुलिस के डीसी नॉर्थ विशप सरकार वहां पहुंचे। लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद डीसी ट्रैफिक वीना पानी भी पहुंची और सड़क पर बैठी महिलाओं से हाथ जोड़कर विनती की कि वे सड़क से हट जाएं, लेकिन वे मानी नहीं। घंटों की मेहनत के बाद लोगों से बात की और समस्या का जल्द समाधान करने का वादा किया। करीब 3 घंटे बाद सड़क से जाम हटाया गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां अगली खबर है शेख शाहजहां मामले में सीबीआई ने मांगा समय। संदेश खाली के शेख शाहजहां ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जस्टिस शुभ्रा घोष ने के कोर्ट में उसके मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को होनी थी, पर टल गई। सीबीआई ने जो है वो जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की अपील की, तो जस्टिस घोष ने अनुमति दे दी। अब इसकी सुनवाई जो है वो 21 अप्रैल को होगी। जब जस्टिस घोष ने सीबीआई से अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा तो डीएसजी धीरज त्रिवेदी ने समय देने की अपील की है। अगर हम अगली खबर की ओर बढ़ें तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस महीने बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे। इसके बाद उनका नियमित तौर पर इन राज्यों में आने जाने का कार्यक्रम है। सूत्रों ने यह जानकारी दी कि सूत्रों ने यह बताया कि शाह इन राज्यों में चुनाव तक लगभग लगातार आना जाना करेंगे। हर महीने भाजपा की संगठन की जो
बैठकें हैं वे आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा कि शाह के 14 और 15 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में तथा 30 अप्रैल को बिहार में रहने की संभावना है, जबकि तमिलनाडु के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना है, जबकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अगले साल मार्च-अप्रैल में, असम में और केरल और पुडुचेरी के साथ चुनाव होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने की तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा को अब तक केवल आंशिक सफलता ही मिली है। वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में उभरी है, लेकिन 2011 से उसके निर्बाध शासन को समाप्त करने के अपने प्रयासों में विफल रही है। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर अपने हस्तक्षेप के दौरान शाह जो हैं वो तृणमूल सदस्य कल्याण बनर्जी द्वारा राज्य की राजनीति के संबंध में कटाक्ष किए जाने के बाद आक्रामक हो गए थे। अगली खबर जो है वो है सोनारपुर से। सोनारपुर थाना अंतर्गत सुभाष पल्ली मैदान में घर से बुलाकर एक सत्तू विक्रेता की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम विशाल साव है, उसकी उम्र 25 वर्ष है। 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी, उसका 1-1.5 महीने का बच्चा है। इस घटना को लेकर इलाके में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को रात को विशाल के दोस्तों ने किसी काम को लेकर के उसे बुलाकर ले गए थे। उसके बाद विशाल ने पास के मैदान में बैठकर अपने दोस्तों के साथ बातचीत की। इस बीच एक काम को लेकर अनबन होने पर आकाश पाइक से मारपीट हो गई। इसके बाद आकाश ने अपने अन्य दोनों दोस्तों के साथ मिलकर विकास को बुरी तरह पीटा और लोगों से सूचना पाकर परिजन पुलिस की मदद लेकर विशाल की सहायता करने पहुंचे। विशाल को पहले सोनारपुर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां पर हालात में सुधार न होने पर उसे कोलकाता के अस्पताल में ले जाया गया। घटना को लेकर सोनारपुर थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में मृतक के 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के नाम आकाश पाइक, राकेश कायल और रतन अधिकारी है। पुलिस ने अभियुक्तों को अदालत में भेज दिया है। अगली खबर जो है हमारे पास वो मुख्यमंत्री की पहल पर 9 वर्षीय रुद्र का इलाज शुरू हुआ है। क्या है ये मामला? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तत्परता और संवेदनशीलता के चलते 9 वर्षीय रुद्र चैटर्जी का इलाज गुरुवार को एसएसकेएम अस्पताल में शुरू हो गया है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में रुद्र का इलाज किया जा रहा है। वहीं बुधवार शाम को भवानीपुर के कंसारीपाड़ा स्थित शीतला मंदिर के सामने रुद्र के माता पिता आर्थिक सहायता की आस में खड़े थे। उसी समय पूजा के लिए पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने तुरंत रुद्र की स्थिति की जानकारी ली और तत्काल इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के इस हस्तक्षेप के बाद गुरुवार की सुबह रुद्र के पिता दशरथ चौधरी और माता ललिता एसएसकेएम अस्पताल के निदेशक से मिले। क्या है बीमारी? रुद्र जो हैं वो 2 साल की उम्र से ही गंभीर फेफड़े की बीमारी से पीड़ित हैं। प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें अस्पताल डॉक्टर दीपांकर गुप्ता के देखरेख में अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनके स्कैन के बाद उनके फेफड़े में मिलिट्री नोड्यूल्स और छाती में लिम्फ नोड्स की सूजन पाई गई है। गुरुवार रात रुद्र की तबीयत बिगड़ गई और उसका ऑक्सीजन स्तर जो है वो 60 तक गिर चुका था, जिसे इनहेलर की मदद से फिर स्थिर किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वार्ड नंबर 71 के ब्लॉक अध्यक्ष और स्वयं समन्वयक बबलू सिंह रुद्र की देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी रुद्र को जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं और हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। रुद्र के पिता दशरथ चौधरी ने भावुक होकर कहा कि दीदी का यह आश्वासन हमें मां शीतला के आशीर्वाद जैसा लगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां महानगर में 39 लोगों को नेत्र ज्योति मिली है। प्रकाश पारख एंड सन्स द्वारा प्रेम मिलन के संयुक्त तत्वाधान प्रकाश पारख चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से नेत्र ऑपरेशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन डॉक्टर चंद्रकांत सराफ, डॉक्टर प्रकाश, पवन भाटिया, राजकुमार बोथरा मौजूद थे। राजकुमार बोथरा ने प्रेम मिलन के सेवा कार्यों की प्रशंसा की। प्रेम मिलन के चेयरपर्सन चंद्रकांत सराफ ने बताया कि डॉक्टर सुप्रीतम विश्वास ने रेणु सिंह और प्रसन्नजीत सेन की सहयोग से 49 नेत्र रोगों से पीड़ित जरूरतमंद लोगों का निःशुल्क व सफल आंख का ऑपरेशन किया है। शिविर को सफल बनाने में महेंद्र टिबेड़वाला,
मनोज जायसवाल, कल्याण घोष, नीतीश चौधरी और तमाम लोगों की सक्रिय भूमिका रही है। अगली खबर अगर हम देख लें तो पूरे विश्व में नमोकार दिवस की धूम। अगली खबर जो है वो है कि मरीज की मौत का आरोप और परिजनों ने प्रदर्शन किया है। क्या है ये मामला? बैरकपुर का ये मामला है जहां गलत इलाज से गर्भवती महिला की मौत हो गई है। उसके मौत के कारण जो उत्तर बैरकपुर नगर पालिका संचालित इच्छापुर जमीनी भूषण स्मृति प्रस्तुति सदन में तनाव फैल गया है। मिली जानकारी के अनुसार कि गुरुलिया निवासी स्वप्ना दास को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। उनका कहना है कि स्वप्ना और उसी अस्पताल में डॉक्टर देख रहे थे। नहीं। अगली खबर जो है वो फिर कोलकाता से है जहां टेट पास अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। प्राथमिक टेट पास डीएलएड अभ्यर्थियों ने गुरुवार को विकास भवन के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांग थी कि प्राथमिक विद्यालयों में 50,000 रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 2017 के बाद से उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है, जिससे वे परेशान हैं। जब प्रदर्शनकारी विकास भवन के बाहर इकट्ठा हुए तो नारेबाजी शुरू हुई और पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो जल्द ही झड़प में बदल गई। पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश की, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। इस विरोध प्रदर्शन का एक प्रमुख कारण सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश भी रहा, जिसके तहत 2016 एसएससी परीक्षा के आधार पर दी गई 26,000 नौकरियां और 25,752 पद जो हैं वो रद्द कर दिए गए। इसके बाद टेट 2022 पास अभ्यर्थियों ने भी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के प्रदर्शन तेज कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार लगातार कह रही है कि बड़ी संख्या में नौकरियां उपलब्ध है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि इनमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितनी रिक्तियां हैं। एक अभ्यर्थी ने कहा कि 2022 में परीक्षा हुई, परिणाम भी आ गया, लेकिन अब तक कोई भर्ती नहीं हुई। हमें जल्द से जल्द नियुक्ति चाहिए। अगली खबर भी नौकरियों को लेकर है। नौकरियों में अनियमितताओं पर राज्यपाल का जो रुख है वो सही साबित हुआ, राजभवन का ऐसा कहना है। राजभवन ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक नौकरियों की नियुक्ति को रद्द करने को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस मामले में राज्यपाल सीवी आनंद बोस के रुख को सही साबित कर दिया है। इसमें कहा गया कि राज्यपाल ने मामले में उभरती स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में अभियोजन को मंजूरी दी थी, जो अवैध नियुक्तियों के मामले की जांच कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। सीबीआई ने जांच के सिलसिले में उन्हें हिरासत में भी लिया था। राजभवन ने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मामले में राज्यपाल के रुख को सही साबित कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि राज्यपाल का प्राथमिक विचार दोषियों को सजा दिलाना और सीबीआई जांच में मदद करना था, क्योंकि इस तरह के भर्ती में घोटालों और युवकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना जो है वो बहुत खतरनाक हो सकता है, जिन्हें अपनी उम्मीदवारी पर निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेही विचार करने का संवैधानिक अधिकार है। अगली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर माध्यमिक संसद ने जताई चिंता। क्या है मामला? सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा था कि एक साथ इतने शिक्षकों की नौकरियां रद्द करने से राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। इसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया। क्या इतने सारे लोगों का बंगाल की शिक्षा प्रणाली पर असर पड़ेगा? माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं अभी अभी समाप्त हुई हैं। छात्रों के रिकॉर्ड की जांच का जो काम है वो शुरू हो गया है, तो क्या इतनी सारी नौकरियों के रद्द होने से कोई प्रभाव पड़ेगा? उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद क्या कहती है? जिले से अक्सर शिक्षकों की कमी की खबरें आती रहती हैं।
स्कूल छोड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। इस फैसले पर और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा राज्य पर, शिक्षा सचिव विनोद कुमार ने बताया कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। उच्च माध्यमिक शिक्षा सांसद ने कहा कि इतने शिक्षकों की नौकरी पर जाने से थोड़ा असर तो पड़ेगा। बहरहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। अगर अगली खबर की ओर बढ़ें तो हमारे पास अगली खबर है कि प्रक्रिया ही दूषित हो तो योग्य व अयोग्य को नहीं किया जा सकता अलग। किसने कहा है, क्या है मामला, आइए जानते हैं पूरे विस्तार से। सीनियर एडवोकेट जो हैं विकास रंजन भट्टाचार्य, उन्होंने गुरुवार को कहा कि जब पश्चिम बंगाल सरकार स्पॉन्सर्ड व सहयोग प्राप्त स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही सुप्रीम कोर्ट ने दूषित करार दे दिया हो, तो यह तय नहीं किया जा सकता कि कौन योग्य है और कौन नहीं। निष्पक्ष चयन प्रक्रिया से वंचित होने का दावा करने वाले कई उम्मीदवारों का हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व विकास रंजन भट्टाचार्य करते हैं। माकपा के राज्यसभा सांसद ने कहा कि उन्हें उन लाखों अभ्यर्थियों के हितों के बारे में भी सोचना चाहिए जो नौकरियों के लिए निष्पक्ष चयन प्रक्रिया से वंचित रह गए। 25,752 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नौकरी जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राज्य सरकार ने मामले को ठीक से पेश करके सर्वोच्च न्यायालय की सहायता नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दस्तावेजों को ठीक से पेश करके सर्वोच्च न्यायालय की सहायता नहीं की। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने नौकरी गंवाने वालों इन लोगों के हितों में काम नहीं किया है। अब आते हैं मुख्य खबरों पर। हमारे पास जो मुख्य खबरें हैं आज, और उसमें हमारे एडिटर इन चीफ का जो एडिटोरियल सेक्शन है आज के पेपर का, हम कोशिश करेंगे कि वो पढ़ें आपके लिए। म्यांमार में भूकंप करीब एक सप्ताह पहले आया था। भीषण भूकंप में मरने वालों की जो संख्या है वो गुरुवार को बढ़कर 3,085 हो गई। देश के सैन्य ने सरकार की यह जानकारी दी। एक संक्षिप्त बयान में सेना ने कहा कि 4,715 लोग घायल हुए हैं तथा 341 लोग लापता हैं। पिछले शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े मांडले के पास था। इसके कई इलाकों में हजारों इमारतें ढह गई, सड़कें टूट गई और पुल नष्ट हो गए। स्थानीय मीडिया में हताहतों की जो संख्या बताई गई है वो आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक है। चूंकि दूरसंचार सेवाएं व्यापक रूप से बंद हैं तथा कई स्थानों तक पहुंचना कठिन है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि जैसे जैसे अधिक विवरण सामने आएगा, मृतक संख्या में तेजी से वृद्धि हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि उससे प्रारंभिक आकलन के अनुसार 4 अस्पताल और 1 स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह नष्ट हो गया है, जबकि 32 अस्पताल और 18 स्वास्थ्य केंद्र आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। भारत का एक मोबाइल अस्पताल और बेलारूस का संयुक्त अस्पताल भी अब मांडले में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। अगली खबर जो है वो यमन से है। यमन में हूती विद्रोही नियंत्रित क्षेत्रों में बुधवार को संदिग्ध अमेरिकी हवाई हमले में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। हूती विद्रोहियों की ओर से मृतकों के संबंध में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान यमन में विद्रोहियों को निशाना बनाते हुए किए गए हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है और इन हमलों में कम से कम 67 लोग मारे गए हैं। हालांकि अभी तक अभियान और उसके लक्ष्यों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है। अगली खबर है बुदापेस्ट से, जहां नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय वारंट के बावजूद बुदापेस्ट पहुंचे हैं। हंगरी ने कहा है कि आईसीसी से अलग होंगे। क्या है मामला? इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बृहस्पतिवार तड़के हंगरी की राजधानी पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हालांकि विश्व की शीर्ष युद्ध अपराध अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया था, जिसके बाद से यह इजरायली प्रधानमंत्री की दूसरी विदेश यात्रा है। जैसे ही नेतन्याहू बुदापेस्ट पहुंचे, हंगरी ने कहा कि वह आईसीसी से अलग होने की प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रधानमंत्री विक्टर ओब्रान के चीफ ऑफ स्टाफ गेरगेली गुलियास ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि हंगरी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होगा।
उन्होंने कहा कि सरकार संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचों के अनुसार गुरुवार को आईसीसी से अलग होने की प्रक्रिया शुरू करेगी। नेतन्याहू का राजधानी बुदापेस्ट के कैसल डिस्ट्रिक्ट में पूरे सैन्य सम्मान के साथ स्वागत किया गया। जहां वह ओबरान के साथ खड़े थे। दोनों नेताओं के बीच बृहस्पतिवार को बातचीत होनी है। नेतन्याहू रविवार को यहां से रवाना होंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है इजराइल से, जहां इजराइल द्वारा रात भर किए गए हमलों में गाजा पट्टी के कम से कम 55 लोगों की मौत हो गई है। अस्पताल के अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इस हमले से एक दिन पहले ही इजराइल के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने कहा कि उनका देश गाजा के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा और फिलिस्तीनी क्षेत्र में एक नया सुरक्षा गलियारा स्थापित करेगा। गाजा पट्टी के दक्षिणी भाग में स्थित खान यूनिस ने अधिकारियों को बताया कि 14 लोगों के शव को वो नासेर अस्पताल से ले गए हैं, जिनमें से 9 एक ही परिवार के हैं। उन्होंने बताया कि मृतकों में 5 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि हमले के बाद बच्चे और महिलाओं समेत 19 लोगों के शव खान यूनिस स्थित एक अस्पताल लाए गए हैं। वहीं गाजा पट्टी स्थित अहली अस्पताल में 7 बच्चों समेत 21 लोगों के शव लाए गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा था कि इजराइल गाजा में एक नया सुरक्षा गलियारा स्थापित कर रहा है। अगली खबर है न्यूयॉर्क से, जहां बच्चों के यौन शोषण के जुर्म में भारतीय नागरिक को 35 साल की सजा सुनाई गई है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने 31 वर्षीय भारतीय नागरिक को कई बच्चों के यौन शोषण का दोषी ठहराते हुए उसे 35 साल की सजा सुनाई है। उस पर आरोप है कि वह सोशल मीडिया ऐप के जरिए अपनी पहचान किशोर के तौर पर दिखाता था, कम उम्र के लड़के और लड़कियों से दोस्ती करता था और उनका विश्वास जीत लेता था। आरोप है कि ये उन्हें बाल पोर्नोग्राफी से जुड़ी और तस्वीरें आदि दिखाता था और जब ये लोग उसकी बात नहीं मानते थे तो वह उन्हें धमकाता था। 420 महीने जेल और उसके बाद छूटने पर भी आजीवन निगरानी, ये सजा है जो सुनाई गई है। अमेरिकी अटॉर्नी रॉबर्ट ट्रस्टर ने एक बयान में कहा कि भारतीय नागरिक साई कुमारवेला को 3 बच्चों के यौन शोषण और बाल पोर्नोग्राफी से जुड़े सामग्री रखने के जुर्म में 420 माह जेल की सजा सुनाई गई है। वह आवर्जक वीजा पर ओकलम के एडमंड में रह रहा था। पिछले सप्ताह दिए गए आदेश में अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट जज चार्ल्स गुडविन ने कहा कि सजा पूरी होने पर रिहा होने के बाद भी वह आजीवन निगरानी में रहेगा। गुडविन ने कहा कि कुरमेला ने पीड़ितों और उनके परिवार को ऐसा घाव दिया है जो जीवन भर नहीं भरेगा। मामले की सुनवाई के दौरान कुरमेला ने कबूल किया कि उसने एक नाबालिग को धमकी दी, वह उसके घर जाएगा और उसके माता पिता को उसकी अश्लील तस्वीरें दिखाएगा। इन खबरों के बीच से निकलते हुए अब हम पहुंचते हैं हमारे एडिटोरियल सेक्शन की ओर, जहां पर हमारे एडिटर इन चीफ द्वारा जो अग्रलेख लिखा गया है हम उसे आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जो रुख अपनाया वो असल में शक्ति प्रदर्शन अधिक प्रतीत होता है। पिछले साल जब भाजपा की सीटें 30,030 से घटकर 240 पर आ गई थी तो विपक्ष को मानो राजनीतिक संजीवनी मिल गई थी। विपक्षी दलों को लगने लगा था कि अब मोदी सरकार को दबाना आसान हो जाएगा। वह उस तरह के कठोर निर्णय नहीं ले पाएगी जैसे उसने पहले 2 कार्यकाल में लिए थे। संभवतः विपक्ष और उसकी गलतफहमी को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पारित कराने की जीत पकड़ी, भले ही तमाम विपक्षी दल इसका कड़ा विरोध कर रहे थे। मुस्लिमों के अनेक संगठन तो इसके विरोध में ही थे, हालांकि कुछ संगठनों ने खुलकर इसका स्वागत भी किया। सरकार ने बजट सत्र समाप्ति से मात्र 3 दिन पहले इसे संसद में चर्चा के लिए पेश किया। लोकसभा में चर्चा के लिए 8 घंटे तय किए गए थे, लेकिन चर्चा 12 घंटे से भी अधिक चली। रात 1:45 बजे वोटिंग के जरिए इसे लोकसभा से पारित किया गया। पक्ष में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े। पारित कराने के लिए इसे 272 वोटों की जरूरत थी। इसके बाद 3 अप्रैल को राज्यसभा में पेश कर
वहां भी रात तक चर्चा की गई। सवाल है कि आखिर सरकार इसे पारित कराने के लिए इतनी हड़बड़ी में क्यों थी। पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद सत्तारूढ़ भाजपा को झटका जरूर लगा था, लेकिन वह कमजोर दिखना नहीं चाहती थी। इसके बाद पहले हरियाणा और उसके बाद अब महाराष्ट्र, फिर दिल्ली और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है उसे जीतने के बाद, तो उसे हौसला जो है वो पहले से कहीं ज्यादा बुलंदी की ओर चला गया। मोदी सरकार कमजोर नहीं है, यह संदेश देने के लिए ही सरकार इस विधेयक व अप्रवासी विधेयक पर तेजी से आगे बढ़ी। इसमें संदेह नहीं है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2014 में चुनाव की घोषणा से मात्र 2 दिन पहले जिस तरीके से सरकार द्वारा दिल्ली में अधिग्रहित जमीन पर बनी 123 संपत्तियों को डीनोटिफाइड करके वक्फ के हवाले कर दिया था, वह केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के एक एक सवाल का विस्तार से जवाब दिया और उनके तर्क गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के एक एक सवाल का विस्तृत रूप से जवाब दिया और उनके तर्क के आगे विपक्ष के सारे तर्क पानी मांगते नजर आए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब केवल कह देने मात्र से कोई संपत्ति वक्फ की नहीं हो जाएगी। अब संबंधित जिले का जो उपयुक्त जांच पड़ताल के बाद तय करे संबंधित जिले का जो उपायुक्त है वो अब जांच पड़ताल तय करेगा कि संपत्ति जो है वो वक्फ की हो सकती है कि नहीं हो सकती। वक्फ के मामले में कितना अंधा खाता चल रहा है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि गृह मंत्री के अनुसार 2013 तक वक्फ के पास 18 लाख एकड़ की संपत्ति थी, लेकिन 2013 से 2024 तक उसने 21 लाख एकड़ और संपत्तियों पर दावा ठोक दिया कि ये हमारी है। इसमें तमिलनाडु के 1500 साल पुराना एक गांव व मंदिर आदि भी शामिल थे। केरल के कई चर्चा भी जो है वो कई 15 साल पुराना गांव और मंदिर भी शामिल थे। केरल की कई चर्च और वक्फ की संपत्ति बता दिए गए। अब तक सरकारी जमीन को भी वक्फ अपनी संपत्ति बता देता था, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। हालांकि विपक्षी दल अब भी इसका विरोध कर रहे हैं और कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन असल में यह गरीब मुसलमानों के फायदे का अधिनियम है। इसके कानून बन जाने पर वक्फ संपत्तियों से होने वाली कमाई कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा अपनी तिजोरी भरने की जो एक प्रक्रिया थी वो अब नहीं हो पाएगी। उसकी बाकायदा ऑडिट होगी और उसका उपयोग गरीब मुस्लिमों, तलाकशुदा एवं विधवाओं आदि की भलाई के लिए किया जाएगा। एक विपक्षी सांसद ने यह कहकर के धौंस दिखाने का प्रयास किया कि अल्पसंख्यक इस कानून को नहीं मानेंगे। इस पर गृह मंत्री ने कड़े शब्दों में कह दिया कि संसद का बनाया कानून है, हर किसी को मानना ही पड़ेगा। विपक्षी दल मुस्लिम वोटों के लालच में इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, लेकिन संस्था संविधान से ऊपर कैसे हो सकती है? इतनी ताकत किसी धार्मिक संस्था को कैसे दी जा सकती है कि उसके निर्णय को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जा सके? ये समुदाय को खुश करने के चक्कर में वे अन्य समुदायों को नाराज कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति आत्मघाती साबित हो सकती है। ये था हमारा एडिटोरियल। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बिहार झारखंड की खबरों पर एक बार नजर डाल लिया जाए तो बिहार से सबसे बड़ी खबर अभी यही है कि आज जो है वो उद्याचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया है। लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन पूरे बिहार में श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान पटना के गंगा घाट तट से लेकर विभिन्न घाटों पर छठ व्रतियों से लेकर श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब था वो उमड़ पड़ा था। यहाँ मसौढ़ी के मणिचक धाम और शिवहर के प्रमुख घाटों पर भक्तिमय माहौल रहा। छठ घाटों पर सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद
देखा गया। मसौढ़ी का मणिचक जो सूर्य मंदिर है वो छठ पर्व के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु छठ करने आते हैं। चैती छठ के अवसर पर यहाँ भारी भीड़ उमड़ी। इस बार पूरे अनुमंडल में 80 घाटों को चिन्हित किया गया था, जिनमें 13 को अति संवेदनशील घोषित किया गया था। मणिचक घाट, धनरुआ का बरनी घाट और पुनपुन घाट पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान यातायात को सुचारू रखने के लिए इस शहर में 4 ड्रॉप आउट पॉइंट और 3 पार्किंग स्थल बनाए गए। सभी प्रमुख घाटों पर सीसीटीवी कैमरे और पुलिस बल की तैनाती की गई है। खास तौर पर मणिचक सूर्य मंदिर घाट पर 6 मजिस्ट्रेटों की विशेष निगरानी रखी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत जगह जगह वॉच टावर और पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। अगली खबर की ओर हम देखें तो रफ्तार में पुल से गिरी कार, 4 लोग घायल। क्या है मामला? तो मामला है गाजियाबाद का, जहां गाजियाबाद में रेलवे पुलिस की रेलिंग तोड़कर गाजियाबाद में रेलवे पुल की रेलिंग तोड़कर एक कार झुग्गी पर जा गिरी, जिससे एक गर्भवती महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस उपायुक्त जो हैं राजेश कुमार, उन्होंने बताया कि न्यू गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास एक कार ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़कर 50 फुट नीचे एक झुग्गी पर गिरी, जिससे कार में सवार अयोध्या जिले के निवासी मधु जो 33 साल की थी, उसके पिता संदीप 36 और उनके 2 बच्चे शिवम 8 और कार्तिक 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसकी जो सूचना है वो मिलने पर कविनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 9 माह की गर्भवती मधु, उसके पति और बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया है उन्हें, और चिकित्सक आपातकालीन ऑपरेशन किया और मधु ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। हालांकि मधु की हालत गंभीर बनी हुई है। अगली खबर है अररिया से। अररिया जिले में एक घर के बाहर 3 बम पाए गए हैं, जिसके इलाके में दहशत फैल गई है। बुधवार रात बौरगाछी थाना क्षेत्र के बोची गांव में एक घर के बाहर एक बैग में बम रखे थे। संदेह है कि भूमि विवाद के बाद लोगों को डराने के लिए बम घर के बाहर रखे गए थे। इस घटना के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों लोग रिश्तेदार हैं और उनके बीच गांव में कुछ जमीन को लेकर के काफी समय से विवाद है। मंगलवार को उनके बीच मामूली झड़प हुई थी। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटनास्थल से बरामद सभी बमों को पुलिस ने निष्क्रिय कर दिया है। अगली खबर है कि बिहार में जो है वो अपराध बढ़ रहा है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष मुद्दे तय करने में जुटा है। विपक्ष सरकार जो है वो विभिन्न विषयों पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है। इस बीच कांग्रेस ने विपक्ष की कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को जोरदार तरीके से घेरा है। कांग्रेस के पूर्व सांसद अजय कुमार ने दावा करते हुए कहा है कि 2005 से लेकर 2025 तक बिहार में आपराधिक घटनाओं में 500% की वृद्धि हुई है। बिहार की एनडीए सरकार को अपराध का जनक बताया है और 2 राजनीतिक दलों ने मिलकर बिहार को बर्बाद कर दिया। नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के शासन में बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में छात्रा पर धारदार हथियार से हमला हुआ। सुल्तानपुर शहर के पंचोपिरीन इलाके में 17 वर्षीय एक छात्रा पर 4 से 5 लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र ने पुलिस के अनुसार घटना बुधवार रात करीब 11 बजे कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की है, जब दुबेपुर गांव का निवासी अभिषेक वर्मा घर लौट रहा था। तभी 4-5 लोगों ने उसे रोक लिया। उन लोगों ने वर्मा के साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट की। बचने की कोशिश करने पर आरोपियों ने छात्र पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल छात्र को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली जो खबर है वो
लातेहार से है, जहां प्रेमिका ने प्रेमी की पत्थर से कूच कर हत्या कर दी है। झारखंड के लातेहार जिले की महुआ महुआ डंडा थाना क्षेत्र में पम्पी पम्मी कुमारी नामक एक महिला ने अपनी प्रेमी मिट्ठू नगेशिया की हत्या पत्थर से कूच कर डाली। इसके बाद एक दोस्त की मदद से उसके शव को जंगल में फेंक दिया। वारदात के 27 दिन बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। महुआ डांडा थाना क्षेत्र के तीसिया जंगल में एक युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस ने संदेह के आधार पर पम्मी कुमारी से पूछताछ की तो उसने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। शव को ठिकाने लगाने में सहयोग करने वाले उसके दोस्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अगर अगली खबर की ओर हम रुख करें तो अगली खबर पटना से है, जहां जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने के पार्टी के रुख की आलोचना की है। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में अंसारी ने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी के रुख ने उन लाखों भारतीय मुसलमानों का भरोसा तोड़ दिया है जो मानते थे कि जदयू धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कायम रखेगी। पत्र में अंसारी ने कहा कि हमारे जैसे लाखों भारतीय मुसलमानों को धर्म निरपेक्ष विचारधारा के एक सच्चे ध्वजवाहक के रूप में आप पर अटूट विश्वास था। आप यानी यहाँ नीतीश कुमार की बात हो रही है। हालांकि अब यह विश्वास टूट गया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जदयू द्वारा अपनाए गए रुख से लाखों समर्पित भारतीय मुसलमान और जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक गहरा सदमा है। हम ललन सिंह द्वारा लोकसभा में दिए गए भाषण और इस विधेयक के समर्थन को लेकर बेहद निराश हैं। अगली खबर जो है वो आरा से है। आरा में मील में आग लगी है। लाखों की जो लकड़ियां हैं वो जलकर राख हो गई हैं। साहबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र स्थित महाजन टोला में गुरुवार सुबह एक आरा मिल में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि मिल में रखी लाखों की लकड़ियां और मशीनें जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की पहली गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन भीषण लपटों को काबू करने के लिए एक वाहन काफी नहीं था। पानी खत्म होने पर दमकल को सब स्टेशन जाना पड़ा, जिससे आग को बुझाने में देरी हुई और तब तक मिल में ज़्यादातर सामान जलकर नष्ट हो चुका था। हालत बिगड़ते देख नगर पंचायत की पानी टैंकर सेवा को अतिरिक्त दमकल वाहन के साथ बुलाया गया और इसके अलावा स्थानीय लोगों ने अपनी छतों से पानी डालकर आग बुझाने में मदद की। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों की संपत्ति जलकर राख हो चुकी थी। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि इसके असर से आसपास के 3 से 4 घर भी प्रभावित हुए। हालांकि किसी से के भी हताहत होने की जो है सूचना नहीं है, लेकिन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। अगली खबर है पलामू से, जहां पलामू की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई है। पलामू में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई है। बुधवार की देर रात आरोपी टिंकू शर्मा के घर से बच्ची का छत विछत शव जो है वो बरामद हुआ। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आरोपी की जमकर पिटाई की। एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार बच्ची शहर के कांदू मोहल्ले में रहने वाली थी। वह मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर थी। बुधवार की दोपहर वह घर के पास से लापता हो गई। घर वालों ने कई जगहों पर उसकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। इस बीच मोहल्ले के टिंकू शर्मा ने बताया कि बच्ची उसके पास आई थी और आम मांग रही थी। उसने उसे उसी समय वापस घर भेज दिया था। लोगों ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे तो टिंकू शर्मा बच्ची के साथ को अपने साथ लेकर जाता दिखा। अगली खबर है जयपुर से, जहां जिला कलेक्टर कार्यालय में बम विस्फोट की धमकी मिली है। जयपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में जो है वो बम विस्फोट करने की धमकी के बाद उसकी जांच की गई, जो कि फर्जी पाई गई। पुलिस उपायुक्त अमित बुरानिया ने बताया कि जयपुर जिलाधिकारी कार्यालय को ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें कलेक्ट्रेट में बम विस्फोट की जो है वो धमकी दी गई थी। प्रशासन और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कलेक्टर कार्यालय परिसर को खाली करा, लेकिन
अ, लोगों का जो प्रवेश है वह पूर्णतः नहीं रुका था, लेकिन फिर बाद में उसे रोका गया और लोगों के प्रवेश को रोकने के बाद जांच टीमों को बुलाकर भवन के हर कमरे और हिस्से की जांच की गई। करीब 2 घंटे बाद कर्मचारियों और लोगों का प्रवेश शुरू हुआ। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि विशेषज्ञों की टीम ईमेल भेजने वालों की पहचान करने और उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। अगली खबर है रांची से, जहां हेमंत कैबिनेट जो है वो 8 अप्रैल को बैठक कर सकती है। झारखंड कैबिनेट की बैठक है 8 अप्रैल को होगी, ये बात तय हो चुकी है। दरअसल झारखंड मंत्रिमंडल एवं निगरानी विभाग से सूचना जारी की गई है कि 8 अप्रैल को दोपहर 1 बजे से प्रोजेक्ट भवन में बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। अगली खबर जो है वो सुल्तानपुर से है, जहां राहुल गांधी के मानहानि मामले में सुनवाई टली है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले में गुरुवार को वादी की तरफ से गवाह पेश नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 अप्रैल तय की है। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से संबंधित मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन वादी की तरफ से गवाह पेश न हो पाने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। अगली खबर है प्रयागराज से, जहां शाही ईदगाह मस्जिद के स्थान पर विवादित ढांचा लिखा जाए, इसकी मांग हो रही है, इसकी चर्चा हो रही है। क्या है ये पूरा मामला? मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 अलग-अलग वाद से जुड़े आवेदनों पर निर्णय सुनाने के लिए 6 मई की तिथि निर्धारित की है। इनमें से एक आवेदन वाद संख्या 13 से जुड़ा है, जिसमें आगे की संपूर्ण सुनवाई में शाही ईदगाह मस्जिद शब्द के स्थान पर विवादित ढांचा शब्द का उपयोग जो है वो करने की प्रार्थना की गई है। वहीं वाद संख्या 7 से जुड़े आवेदन में राधा रानी को वादी के तौर पर पक्षकार बनाने की प्रार्थना की गई है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की अदालत कर रही है। हाई कोर्ट में वाद संख्या 13 से जुड़े आवेदनों में इस अदालत के समक्ष लंबित अन्य सभी संबंधित मामलों में भी शाही ईदगाह मस्जिद शब्द के स्थान पर विवादित ढांचा शब्द का उपयोग करने की प्रार्थना की गई है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया है कि संशोधन आयोजन की अनुमति के आदेश के खिलाफ उन्हें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी है। अगली खबर जो है हमारे पास वो है जयपुर से, जहां राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक कारखाने के मजदूरों द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया। आंदोलनकारी मजदूरों ने कारखाने में तोड़फोड़ की और पुलिस पर पथराव किया। घटना चित्तौड़गढ़ रोड पर स्थित कपड़ा कारखाने में हुई, जहां मजदूर दिवाली बोनस की मांग कर रहे थे, लेकिन गुरुवार को धरना दे रहे मजदूरों ने कारखाने में तोड़फोड़ शुरू कर दी। खबर की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाने के लिए बल का प्रयोग किया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। क्षेत्राधिकार श्याम सुंदर जोशी, हमीरगढ़ के थानाधिकारी संजय गुर्जर और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे। मजदूर संघ के प्रतिनिधि देवेंद्र वैष्णव ने कहा कि मजदूर दिवाली बोनस की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई दौर की बातचीत के बावजूद इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। कारखाना प्रबंधन मुद्दों को सुलझाने के लिए गंभीर नहीं था, जिसके कारण मजदूरों को धरने पर बैठना पड़ा। पुलिस ने घटना के सिलसिले में 7 लोगों को हिरासत में लिया है। एक नज़र जो है हम धार्मिक खबरों की ओर थोड़ा देख लें तो आज है नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन। भय हरता है मां कालरात्रि। मां दुर्गा की 7वीं शक्ति और मां दुर्गा की 7वीं शक्ति को जो है वो कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना की जाती है। इस दिन साधक के लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। उसके समस्त पापों व विघ्नों का नाश होता है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। मां कालरात्रि हमारे जीवन में आने वाली सभी ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है। माता की पूजा करने वाले को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय,
कभी नहीं सताता। इनकी कृपा से भक्त हमेशा हमेशा के लिए भयमुक्त हो जाता है। देवी कालरात्रि का वर्ण काजल से और काजल के समान काले रंग का है, जो काले अमावस की रात्रि को भी मात देता है। माँ कालरात्रि के 3 बड़े उभरे हुए नेत्र हैं, जिनसे माँ अपने भक्तों पर अनुकंपा की दृष्टि रखती हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की ऊपरी भुजा से महामाया भक्तों को वरदान दे रही है और नीचे की भुजा से अभय का आशीर्वाद प्रदान कर रही है। बाईं भुजा में तलवार और खड़ग माँ ने धारण किया है। देवी कालरात्रि के जो बाल हैं वो खुले हुए हैं और हवाओं में लहरा रहे हैं। देवी कालरात्रि गदर पर सवार है। माँ का वर्ण काला होने पर भी कांतिमय और अद्भुत दिखाई देता है। देवी कालरात्रि का यह विचित्र रूप भक्तों के लिए अत्यंत शुभ है, इसलिए देवी को शुभंकरी भी कहा गया है। इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि का अगर स्मरण जो है वो करें भक्त, तो श्री दुर्गा का 7वां रूप श्री कालरात्रि है और ये काल का नाश करने वाली है, इसलिए कालरात्रि कहलाती है। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को अपना चित्त भानु चक्र मध्य ललाट में स्थिर कर साधना करनी चाहिए। संसार में कालों का नाश करने वाली देवी कालरात्रि ही है। भक्तों द्वारा इनकी पूजा के उपरांत उसके सभी दुख संताप भगवती हर लेती हैं, दुश्मनों का नाश करती हैं तथा मनोवांछित फल प्रदान करती हैं, उपासक को संतुष्ट करती हैं। दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। इनके शरीर का जो रंग घने अंधकार के भांति काला है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की भांति चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड की तरह गोल हैं, जिनमें से बिजली की तरह चमकीली किरणें निकलती हैं। इनकी नासिक में श्वास निश्वास और अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गदर यानी गधा है। दाहिने ऊपर का हाथ जो है वो वरद मुद्रा में सबको वरदान देती हैं। दाहिना नीचे वाला हाथ जो है वो अभय मुद्रा में है। बाईं ओर से ऊपर वाले हाथ में लोहा का एक कांटा और निचले हाथ में खड़ग है। माँ का ये जो स्वरूप है देखने में अत्यंत भयानक और भय करने वाला है, किंतु सदैव ये शुभ और फलदायक है। अतः भक्तों को इनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा स्पोर्ट्स की खबरों को देख लें। अगर खेल की खबरों को देखें तो केकेआर के सामने नहीं चली हैदराबाद की दादागिरी। अपने ताबड़तोड़ अंदाज के लिए जाने जाने वाली जो सनराइजर्स हैदराबाद की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने आईपीएल के 15वें मुकाबले में एक ना चली। केकेआर ने हैदराबाद को अपने घरेलू मैदान पर 80 रन से हराकर इस सीजन की दूसरी जीत दर्ज की। वहीं हैदराबाद को तीसरी हार का सामना करना पड़ा। ईडन गार्डन्स में 201 रन का टारगेट चेज कर रही हैदराबाद की टीम 16.3 ओवर में 120 रन पर ऑल आउट हो गई। ट्रेविस हेड 4, अभिषेक शर्मा 2, ईशान किशन 2, नीतीश कुमार रेड्डी 19, कमांडो मेंडिस 27, हेनरिक क्लासन 33, अनिकेत वर्मा 6, पैट कमिंस 14 और पैट कमिंस के बाद सिमरजीत सिंह जो है वो उन्होंने 0 बनाया। हर्षल पटेल ने 3 बनाया और मोहम्मद समीर ने बाद 3 रन की पारी खेली। वहीं केकेआर के वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट लिए। आंद्रे रसल ने 2, हर्षित राणा और सुनील नरेन ने 1-1 विकेट लिए। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स का मध्यक्रम जो है वो आखिरकार फॉर्म में लौटा और वेंकटेश अय्यर ने अपने आलोचकों को जवाब देते हुए 25 गेंद में अर्धशतक लगाया, जबकि अंगक्रिस रघुवंशी ने भी 50 जड़ा, जिसके दम पर मेजबान टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ गुरुवार को आईपीएल के मैच में 6 विकेट पर 200 रन बनाए। केकेआर की नई सलामी जोड़ी का जो संघर्ष है वो जारी रहा। क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण सस्ते में आउट हो गए। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। कप्तान अजिंक्य रहाणे जो 27 गेंद पर 38 रन बनाए उन्होंने, और रघुवंशी ने 32 गेंदों में 50 रन
ये दोनों बड़े स्कोर की जो एक नींव है वो रखने में कामयाब रहे। सनराइजर्स ने बीच के ओवरों में किफ़ायती गेंदबाजी की जब श्रीलंका के 26 वर्ष के कमांडो मेंडिस ने आईसीसी के इतिहास में पहली बार एक ही ओवर में दोनों हाथों से गेंदबाजी की। उन्होंने बाएं हाथ से स्पिन और करके रघुवंशी को बोल्ड किया और फिर खबू बल्लेबाज रिंकू सिंह को ऑफ स्पिन डाल दी। दोनों ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं लगी, लेकिन अय्यर और रिंकू की पारी को ढर्रे पर लगाया। अय्यर ने 29 गेंदों में 7 चौकों के और 3 छक्कों की मदद से 60 रन बनाए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां झांसी से है अगली खबर, जहां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का जो है नया प्रारूप होगा आकर्षण पर। जहां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है वो नया आकर्षण केंद्र बना है। यहां 4 से 15 अप्रैल तक होने वाली 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 3 डिवीजन में 30 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें नया प्रारूप जो है आकर्षण का केंद्र होगा। यह पहली बार होगा जब मेयर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाने वाला पुरुष टूर्नामेंट 3 डिवीजन के नए प्रारूप में खेला जाएगा। सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप मार्च में इसी तरह के नए प्रारूप में खेली गई थी। इस घरेलू प्रतियोगिता में पहली बार प्रमोशन और रेलीगेशन का प्रावधान है। यही कारण है कि टीमों को 3 डिवीजन ए, बी और सी में विभाजित किया गया है। डिवीजन ए शीर्ष स्तर का डिवीजन होगा क्योंकि इसमें टीमें चैंपियनशिप खिताब के लिए अपना दावा पेश करेंगी। डिवीजन बी में जो टीमें हैं वो अगले सत्र में डिवीजन ए की जगह बनाने के लिए लड़ेंगी, और जबकि डिवीजन सी में जो टीमें हैं वो अगली प्रतियोगिता में डिवीजन बी में जगह हासिल करने के लिए लड़ेंगी। डिवीजन बी और डिवीजन सी के मैच 4 अप्रैल से, जबकि डिवीजन ए के मैच 8 अप्रैल से शुरू होंगे। पिछले कुछ वर्षों में टूर्नामेंट में उनके समग्र प्रदर्शन के आधार पर डिवीजन ए में भारत की सिर्फ 12 टीमें हैं। कोलकाता महानगर में जो है वो घुड़दौड़ की रोमन स्प्रिट होने वाली है। एक बार बिजनेस सेक्शन की ओर रुख कर लिया जाए। अगर बिजनेस सेक्शन में देखें तो सबसे बड़ी खबर जो है वो अभी भी टैरिफ है। लगभग सभी साझेदार देशों पर ट्रंप ने लगाया है भारी शुल्क। पर भारत को कुछ रियायत मिली है, लेकिन उस रियायत के पीछे क्या है ट्रंप का मकसद, उस बात को समझना ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदार देशों पर दूरगामी प्रभाव वाले नए शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसमें चीन से आयात पर 34% जो है वो टैक्स लगा दिया गया है। यूरोपीय संघ और अन्य पर 20% टैक्स लागू किया गया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो संरचना है उसमें काफ़ी हद तक बाधा आई है। ध्वस्त होने के और व्यापक व्यापार युद्ध शुरू होने की जो है वो एक खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप ने आखिर क्या कहा है? ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में कहा कि वे दर्जनों ऐसे देशों पर शुल्क दरें बढ़ा रहे हैं जो अमेरिका के साथ सार्थक व्यापार अधिशेष रखते हैं। साथ ही उन्होंने आर्थिक आपातकाल के जवाब में सभी देशों से आयात पर 10% का बेसलाइन कर लगाया। और राष्ट्रपति ने कहा कि शुल्क घरेलू विनिमय के लिए को बढ़ावा देने के लिए लगाए गए हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा निर्मित वैश्विक व्यापार प्रणाली का वर्णन करने के लिए आक्रामक शब्दों का जो है वो इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश को अन्य देशों द्वारा लूटा गया और जबरदस्ती की गई। वह अमेरिकी सरकार के लिए सैकड़ों अरबों का नया राजस्व लाने और वैश्विक व्यापार में निष्पक्षता बहाल करने के लिए कार्य कर रहे हैं। करदाताओं को 50% से अधिक वर्षों से 50 से अधिक वर्षों से लूटा जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। ट्रंप ने शुल्क लगाने के लिए राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल की घोषणा की। अब इसका असर क्या होगा? ट्रंप का जो ये कदम है ऐतिहासिक कर वृद्धि के बराबर है, जो वैश्विक व्यवस्था को टूटने के
कगार पर पहुंचा सकता है। यह कई अमेरिकियों के लिए एक ऐसे बदलाव की शुरुआत है जो शायद दर्दनाक होगा। इससे मध्यम वर्ग की जरूरत वाली चीजें जैसे घर, वाहन और कपड़े महंगे होंगे। वहीं शांति और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए गठबंधनों में बाधा उत्पन्न होगी। उन्होंने वादा किया है कि करों के परिणाम स्वरूप कारखानों की जो नौकरियां हैं अमेरिका में वापस आ जाएंगी, लेकिन उनकी नीतियों से अचानक आर्थिक मंदी का खतरा है, क्योंकि उपभोक्ताओं और व्यवसायों को कीमतों में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति की जो उच्च दरें हैं उन विदेशी इकाइयों को प्रभावित करेंगी जो अमेरिका को खरीदने से ज्यादा सामान बेचती हैं। ट्रंप प्रशासन ने अनिवार्य रूप से उन देशों के साथ व्यापार असंतुलन के बराबर राजस्व जुटाने के लिए अपनी शुल्क दरों की जो गणना है वो की है। ट्रंप ने फिर उस दर को आधा कर दिया और खुद को बहुत दयालु बताया है। दूसरी खबर जो है वो है कि आईटी और वाहन शेयरों में जो बिकवाली का जो सेंसेक्स है वो लुढ़का है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत समेत 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा के बाद आईटी शेयरों में बिकवाली तथा वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख से बाजार नुकसान में रहा। बीएससी सेंसेक्स जो है वो 322.08 अंक की गिरावट के साथ 76,295.36 अंक पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान एक समय यह 809.89 अंक तक लुढ़क गया था। हालांकि बाद में जो औषधि शेयरों में तेजी से बाजार नुकसान की कुछ हद तक भरपाई करने में सफल रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 82.25 अंक की गिरावट के साथ 23,250.10 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी एक समय 186.55 अंक तक लुढ़क गया था। रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजीत मिश्रा ने कहा कि अमेरिकी शुल्क की घोषणा के बाद निफ्टी सूचांक नुकसान के साथ खुला, लेकिन कुछ प्रमुख कंपनियों के शेयरों में मजबूती से इसमें कुछ सुधार देखने को मिला। इससे शुरुआती नुकसान को कम करने में मदद मिली और आज बाजार एक दायरे में रहा। छोटी कंपनियों से जुड़े बीएससी स्मॉल कैप सूचांक में 0.76% की तेजी रही, जबकि मझौली कंपनियों से संबंधित मिड कैप 0.31% मजबूत हुआ। ये जो सेंसेक्स की खबर है, ये सेंसेक्स वाली खबर कल के मार्केट के बेस पर आधारित है। उनको मना कर दिया तुम लोग ऐसा। अच्छा, वो उसका नाम क्या है इधर बताओ। ट्रंप वाले मामले को अगर हम देखें तो एक बार उसमें समझते हैं कि भारत के 3 उत्पादों को राहत मिली है। ट्रंप की शुल्क की घोषणा में भारत पर पड़ने वाले असर के बारे में देखा जाए तो दवा और ऊर्जा उत्पादों को इस नए शुल्क से छूट मिली है। भारत अमेरिका को हर साल लगभग $9 अरब के फार्मा और ऊर्जा से जुड़े उत्पाद बेचता है। अमेरिका ने कुछ और उत्पादों को भी नए टैक्स से छूट दी है। इनमें तांबा, सेमीकंडक्टर, लकड़ी और दवाएं शामिल है। कीमती धातुओं जैसे सोना और चांदी भी इस नए शुल्क के दायरे में नहीं आए हैं। ऊर्जा और खनिज से जुड़े कुछ उत्पाद जो अमेरिका में उपलब्ध नहीं है उन्हें भी शुल्क से छूट दी गई है। भारत के जिन उत्पादों को छूट मिली है उनमें फार्मास्यूटिकल, कीमती धातु, सेमीकंडक्टर्स, प्रिंटेड सामग्री, सोना, चांदी, प्लैटिनम, प्लोडियम, रोडियम, स्टील कचरा और स्क्रैप जिंक तमाम चीजें शामिल हैं। वहीं ट्रंप की जो टैरिफ वाली घोषणा है उसके बाद कनाडा ने जवाबी टैरिफ की घोषणा की है। कनाडा ने ट्रंप की व्यापारिक नीतियों के जवाब में कनाडा अमेरिका मेक्सिको समझौते का जो अनुपालन नहीं करने वाले अमेरिका से आयातित वाहनों पर 25% टैरिफ की घोषणा की है। ये घोषणा प्रधानमंत्री मैक्रो के ओटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग में की गई। मैक्रो ने पुष्टि की कि टैरिफ संयुक्त राज्य अमेरिका से अनुपालन वाहनों के भीतर गैर कनाडाई
घटकों पर भी लागू होगा। उन्होंने कहा, हमारे टैरिफ ऑटो पार्ट्स को प्रभावित नहीं करेंगे क्योंकि हम अपनी एकत्रित उत्पादन प्रणाली को लाभ को जानते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एक ढांचा बना रही है जो ऑटोमोबाइल निर्माताओं को अपने कनाडाई उत्पादन और निवेश प्रतिबद्धताओं को बनाए रखते हुए एक पारस्परिक टैरिफ से बचने की अनुमति देगा। मैक्रो ने अमेरिका में निवेश को निलंबित करने का आह्वान किया है। जी, तो आज दिन भर की खबरों में यही खबरें थीं। ये है हमारा मुख्य पेपर, यही है हमारा जड़, जहाँ से ये सन्मार्ग शुरू हुआ। सन्मार्ग के इस फॉर्मेट को आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत विश्वास दिया है, और उसी विश्वास को जीतने के लिए, उसी तरह आपके दिल में, आपके हृदय में जगह बनाने के लिए हम डिजिटली आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी प्यार दें। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल में जिस तरीके की एक भाग दौड़ है कि हम फर्स्ट, हम चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि ये हम फर्स्ट का जो भागा दौड़ी है, ये आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। हम कुछ देर बाद फिर जुड़ेंगे आपके साथ तमाशा में।